जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला और आज हम टॉपिक कवर करेंगे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होने वाला है। हम यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। यहाँ पे मैं आर्टिकल्स के थ्रू आपको रिजर्वेशन समझाऊँगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझने होंगे। जैसे रिजर्वेशन की बात आते ही हम बात करते हैं इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आता है इक्विटी। ये तीनों वर्ड हैं क्या? सबसे पहले हम इन शब्दों को समझेंगे, इन वर्ड्स को समझेंगे, और इन शब्दों से हमें रिजर्वेशन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि ये समाज में पहले से था, इसको कंटिन्यू कैसे रखा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो हम ये समझेंगे और अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी होती क्या है? तो हम इनइक्वालिटी से ये समझेंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो होती हैं पर वो किसी एक इंसान के पास जाती हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, पर ये फल एक इंसान के पास जा रहा है और वो दूसरा इंसान के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। यहाँ पे जो फल हैं वो डिनोट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को। तो ये इनइक्वालिटी है जहाँ पे किसी एक समुदाय को, किसी एक इंसान को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और एक इंसान उससे लैक करता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ उसे नहीं मिलती हैं। ये है हमारी इनइक्वालिटी। अब इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी में हम क्या करते हैं, हम दोनों को इक्वल टूल्स दे देते हैं। जो समाज में ऐसा है जिसको टूल की ज़रूरत नहीं है और जिसको टूल की ज़रूरत है, हम दोनों को समान रूप से समान टूल देते हैं। लेकिन क्या अभी भी हम पूरी तरह से इक्वालिटी ला पाए हैं? क्या आपको दिख रहा है कि ये जो फल हैं ये उस इंसान के पास ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं जिनको इसकी ज़रूरत बहुत कम है? यानी कि इसके पास ये टूल है और अपॉर्चुनिटी भी इसके पास ज़्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जिसको टूल तो प्रोवाइड किया गया पर अपॉर्चुनिटी के लिए वो लैक कर रहा है, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। ये होती है इक्वालिटी। हमने दोनों को समान रूप से रख दिया। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? तो इस बात को करेक्ट करने के लिए एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, हम जिसको ज़रूरत है उसे ज़्यादा देते हैं। जैसे हमारा जो सेकंड आदमी है उसको, या फिर सेकंड आदमी को हम सेकंड समुदाय की तरह समझेंगे कि उसको हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा थी, उसको बड़े लैडर की ज़रूरत थी, हमने उसे बड़ी सीढ़ी दे दी। अब क्या देखो, और जो पहले से था, जो हमेशा से संपन्न था, उसको भी हमने टूल दिया, पर उसको जितना चाहिए था हमने उसको उतना हेल्प किया, और दूसरे वाले इंसान को जिसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी हमने उसको ज़्यादा हेल्प किया। लेकिन क्या अब भी ये बात आपको सही लग रही है? क्या आपको दिख रहा है जो वो फल है, जो वो अपॉर्चुनिटी है, वो किधर झुकी हुई है? अपॉर्चुनिटी किसको ज़्यादा मिल रही है? आप खुद समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझाया जा रहा है और आपको दिखाया जा रहा है। आप खुद समझिए, इनइक्वालिटी में जो अपॉर्चुनिटी है वो एक इंसान को ज़्यादा मिल रही है और दूसरे इंसान को कम मिल रही है। वहीं इक्वालिटी में जो अपॉर्चुनिटी है वो पहले वाले इंसान को ज़्यादा मिल रही है और हमने टूल इक्वल प्रोवाइड किए हैं। और वहीं इक्विटी में हमने क्या कर दिया है, टूल तो उसे दिया है जिसको ज़रूरत है ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमने मदद की है, पर क्या हमने उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई है? नहीं, हमने उसको अपॉर्चुनिटी से हमेशा अलग थलग रखा है। यही बात आती है जस्टिस की। जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? जस्टिस में हमने क्या किया, एक टूल से हमने क्या कर दिया, उस अपॉर्चुनिटी के पेड़ को सीधा कर दिया। अब दोनों इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे हमारे समाज में पहले होता था, जब वर्ण सिस्टम थे, हमें बताया जाता है कि जो अपर कास्ट थे उनको एजुकेशन का अधिकार दिया गया, वो एजुकेशन में आए, उन्होंने पढ़ाई की, अपने आप को बेहतर बनाया। वहीं जो लोअर कास्ट में थे उनको एजुकेशन से दूर रखा गया, उनको अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया। इन्हीं चीज़ों को हमने आगे चल के ठीक करना समझना, हमने ठीक किया। फिर इसमें हमने क्या ऐड किया, हमने ये ऐड किया कि हम जस्टिस का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो हमने जस्टिस के कॉन्सेप्ट में समझा कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे जस्टिस होती है।
ना कि अपॉर्चुनिटी, बल्कि अपॉर्चुनिटी और टूल्स दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा जस्टिस होता है। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन से कैसे अटैच होती हैं। रिजर्वेशन से ये सारी चीज़ें इस तरह से अटैच होती हैं कि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में है उसमें समानता, समता और न्याय तीनों का ही इक्वल रोल है। हम इक्वालिटी देते हैं, हम इक्विटी की बात करते हैं, हम जस्टिस की बात करते हैं। हम पहले समाज को समझेंगे कि रिजर्वेशन इस समाज में आया कैसे। तो इस बात को समझने के लिए हमें वैदिक टाइम में जाना पड़ेगा। वैदिक टाइम में जो वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बाय फंक्शन डिवीजन था। बाय फंक्शन का मतलब अगर एक ब्राह्मण का बेटा वैश्य का काम करता है तो वो बाय फंक्शन वैश्य बन जाएगा। एक वैश्य अगर वो ब्राह्मण के कर्म करता है तो वो बाय फंक्शन ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि जो भी वर्ण थे वो बाय फंक्शन डिसाइड होते थे। लेकिन वही चीज़ें धीरे धीरे लेटर वैदिक एरा में चेंज हो गई। वो आ गई एस्क्राइब्ड सिस्टम पे, यानी कि वो रिजिड हो गई। अब ये एस्क्राइब्ड सिस्टम क्या होता है, यानी कि वो उनको इनहेरिट मिल गया। ब्राह्मण का बेटा है ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा है वैश्य बनेगा, और अगर शूद्र का बेटा है तो वो शूद्र बनेगा। तो ये लेटर वैदिक टाइम में एस्क्राइब्ड स्टेटस आ गया, जिसको हम रिजिड बोलते थे। ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता था। पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी कि नहीं, वैदिक एरा में हम देखेंगे कि ब्राह्मण का बेटा वैश्य हो सकता था, वैश्य का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, इस तरह से था, बाई फंक्शन था। लेकिन अब हम आते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये चीज़ें पूछी कैसी जाती हैं। अभी हमने इसका बैकग्राउंड समझा, इक्वालिटी समझा, इनइक्वालिटी समझा, इक्विटी समझा, जस्टिस समझा, लेटर वैदिक एरा में क्या फंक्शन था, वैदिक टाइम में क्या फंक्शन था। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचेंगे ब्रिटिश टाइम में। ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ करता था। ब्रिटिश टाइम में जो ये छोटे तबके के जाते थे जिनको बहुत दबा के रखा जाता था, छोटे तबके के लिए मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो समाज में ये जो बंटवारा हुआ था, इनमें से जो ऐसे जात थे, ऐसे वर्ण थे जिनको बहुत दबा के रखा गया था, जिनको हम डिप्रेस्ड क्लासेस बोलते थे। ब्रिटिश टाइम में इन चीज़ों को डिप्रेस्ड क्लासेस बोला जाता था। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब क्या है, ऐसे कास्ट जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनको वो मौका नहीं दिया गया कि वो आगे आकर अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ सकें या फिर अपने आप को आगे बढ़ा सके, उनको बहुत पीछे रखा गया, वो डिप्रेस्ड क्लासेस कहलाई। अब ब्रिटिश टाइम में ये लिस्ट बनाई जाती थी कि कौन डिप्रेस्ड क्लास में आता है, कौन डिप्रेस्ड ट्राइब है और कौन डिप्रेस्ड कास्ट है। अब हम समझेंगे कि ब्रिटिश टाइम की में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 1930s में एक बात आई थी जहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और ये वही टाइम था जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बातें होने लगी थी। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, आप समझ सकते हो कि ये जो क्लासेस हैं, ये जो स्पेशल क्लासेस हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, इनके लिए एक अलग से इलेक्शन कराया जाता था जिसमें खड़े भी इन्हीं क्लासेस के लोग होते थे और वोट भी इन्हीं क्लासेस के लोग देते थे। ये महात्मा गांधी जी को समझ में नहीं आया कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, कैसे हो सकता है। उनको लगा कि मुस्लिम अलग हो जाएंगे क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट उनको भी ऑफर किया गया था, हिंदू अलग हो जाएंगे। अब एक और सेक्शन, यानी कि हिंदुओं में भी अब आप बंटवारा करा रहे हो, यानी कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं वो भी अलग हो जाएंगे। गांधी जी को ये बात समझ में आई कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट लाएंगे तो हमारी जो सोसाइटी जो हिंदू मुस्लिम में बटी है वो अब 3 पार्ट में बढ़ जाएगी। 3 पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे सोसाइटी में एक तो हो जाएंगे हिंदू, हिंदू हो जाएंगे, और दूसरे कौन हो जाएंगे, मुस्लिम, और तीसरे कौन हो जाएंगे, हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस हो जाएंगे। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह गांधी जी से जो भीमराव अंबेडकर ने एक पैक्ट किया, ये पैक्ट हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ये पैक्ट हुआ कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट ना देके इन क्लासेस को हम रिजर्वेशन देंगे, यानी कि इनके लिए कुछ सीट्स हम बुक कर देंगे, यानी कि रिजर्व्ड कर देंगे, जहाँ पे ये क्लासेस ही अपना नेतृत्व करेंगे। तो ये बात तो हो गई हमारे रिजर्वेशन सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट की।
कि पूना पैक्ट से हमारा जो 1930s में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, जहाँ से हमने रिजर्वेशन की बात करी, देन हमने ये देखा कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ, जहाँ जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं, वहाँ पे ये बात रखी गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाकर हम रिजर्वेशन लाएंगे। तो पहली बार रिजर्वेशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, अब ये इनको आगे क्लासीफाई किया गया, फर्दर क्लासीफाई किया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में। अब हम आते हैं और आगे, यानी कि हम 1947 के बाद में आते हैं, या फिर 1947 के टाइम पे आते हैं कि जब डिप्रेस क्लासेस को और फर्दर डिफाइन किया गया, इनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में बांटा गया। अब ये शेड्यूल्ड क्या होता है? शेड्यूल का मतलब एक लिस्ट होती है, एक लिस्ट बनाई गई जहाँ पे शेड्यूल कास्ट में जितने लोग भी शेड्यूल कास्ट के हैं उनको बताया गया, और जो लोग ट्राइब्स में हैं उनको शेड्यूल ट्राइब्स बोला गया। यानी कि एक लिस्ट शेड्यूल कास्ट और एक लिस्ट शेड्यूल ट्राइब्स की बनाई गई। अब हम आते हैं एग्जाम्स में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट कौन बनाता है? शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई जाती है हमारे संविधान में आर्टिकल 341 से। आर्टिकल 341 से। इसको प्रिपेयर कौन करता है? इस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट इस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ये किसके ऐड एंड एडवाइस पे किया जाता है? हम ये समझेंगे कि ये किसके ऐड एंड एडवाइस पे किया जाता है। पहली लिस्ट बनाई जाती है शेड्यूल कास्ट की, हम समझेंगे। दूसरी लिस्ट हम समझेंगे शेड्यूल ट्राइब्स की, और तीसरी समझेंगे हम ओबीसी की। पहली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इसको बनाते हैं। ये बनाया जाता है आर्टिकल 341 से। ये बनाया जाता है आर्टिकल 342 से। और ओबीसी की लिस्ट बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है आर्टिकल 342 ए से। ठीक है। शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है उसको तैयार करते हैं प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। यानी कि गवर्नर उनको एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। क्या शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कोई चेंजेस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में चेंजेस कौन कर सकता है? क्या इसको स्टेट इसमें चेंज कर सकता है? जी नहीं, इसको चेंज करते हैं पार्लियामेंट। इसमें चेंज कौन कर सकता है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द लिस्ट। अब हम देखेंगे शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में, इसमें कौन कर सकता है? शेड्यूल ट्राइब्स में जो लिस्ट प्रिपेयर होती है वो आर्टिकल 342 के अंतर्गत होती है। ये लिस्ट भी प्रेसिडेंट प्रिपेयर करता है। क्या इस लिस्ट में जो चेंजेस हैं उसको स्टेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट इस लिस्ट में चेंज नहीं कर सकता है। इसमें भी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो इस लिस्ट में चेंजेस ला सकती है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 342 ए में। आर्टिकल 342 ए में क्या है? आर्टिकल 342 ए में है, ये जो आर्टिकल 342 ए आया, हम इसको देखेंगे ओबीसी के लिए। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये आया आर्टिकल 342 ए से। ठीक है। इसमें ये आर्टिकल ऐड कब किया गया है? ये 102 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 102 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ये लिस्ट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है। इसमें समझने वाली बात ये है कि क्या इस लिस्ट को प्रिपेयर स्टेट कर सकती है? क्या इस लिस्ट को प्रिपेयर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? जी हाँ, इस लिस्ट पे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का भी है। स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है और इस लिस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है। तो हमने समझ लिया कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट आर्टिकल 341 से होती है। इसको प्रिपेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। इसको एडवाइस कौन करता है? गवर्नर कहते हैं। इसमें पार्लियामेंट चेंजेस ला सकती है। हमने शेड्यूल ट्राइब्स को देखा, इस लिस्ट को प्रिपेयर आर्टिकल 342 से किया जाता है। इसमें चेंजेस इसको प्रिपेयर प्रेसिडेंट करते हैं, इसमें चेंजेस पार्लियामेंट ला सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई शे नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है
कैन स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर एनी कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब? जी नहीं, ये अधिकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो हमने ये समझ लिया कि वैदिक टाइम में क्या हुआ, लेटर वैदिक टाइम में हमने देखा, ब्रिटिश टाइम में हमने डिप्रेस क्लासेस को देखे, हमने 1930s जहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई, जहाँ से रिजर्वेशन फंक्शन में आया, हमने उसे देखा, हमने पूना पैक्ट देखा, हमने गांधी जी का व्यू देखा कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लाएंगे, हम रिजर्वेशन दे देंगे, नहीं तो हमारी सोसाइटी जो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड है वो एक और सेक्ट में डिवाइड हो जाएगी। फिर हमने फर्दर देखा कि 1947 में क्या हुआ, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमने लिस्ट प्रिपेयर करी, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट थी। हमने 3 लिस्ट बनाई, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रिपेयर की जाती है हमने वो देखा, इसे प्रिपेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता कहाँ है, और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि क्या बैकवर्डनेस कहीं पे डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इज बैकवर्डनेस डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर? जी नहीं, बैकवर्डनेस कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि कौन बैकवर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड नहीं करता है। तो ये डिफाइन कैसे किया जाता है, हम ये समझेंगे कि भाई अगर बैकवर्डनेस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसके लिए टू डिफाइन द बैकवर्डनेस गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बैकवर्ड क्लासेस कमेटी। बैकवर्ड क्लासेस कमेटी ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, कमिटीज़ इस्टेब्लिश की जाती हैं जिसके तहत हम बैकवर्डनेस को डिफाइन करते हैं। आज तक कितनी कमिटीज़ डिफाइन की गई, मतलब आज तक कितनी कमिटीज़ बैठाई गई हैं। तो पहली कमेटी जो आई थी वो आई थी 1953 में, दूसरी कमेटी आई थी 1979 में, तीसरी कमेटी जो आई थी हमारी वो 2017 में आई थी। बस आप समझते चलिए, और अगर आपको इसके बारे में कमिटीज़ के बारे में भी और जानना है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम इस कमिटीज़ के बारे में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। पर आज का मुद्दा हमारा होगा रिजर्वेशन। तो ये बैकवर्ड क्लासेस कमिटीज़ जो बनी थी, बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस जो बने थे, इसमें पहला जो कमीशन था वो 1953 में आया, जिसको हमने कहते हैं हम काका कालेलकर कमेटी, काका कालेलकर कमीशन, काका, ठीक है, कालेलकर कमीशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, काका कालेलकर कमीशन। दूसरा आया था मंडल कमीशन, दूसरा क्या था, मंडल कमीशन आया था। और तीसरा था रोहिणी कमीशन। कौन सा था, रोहिणी कमीशन। तो हमने देखा अभी तक यहाँ पे 3 बैकवर्ड क्लासेस कमिटी बनाई गई। पहला 1953 काका कालेलकर कमीशन, दूसरा था 1979 मंडल कमीशन, और तीसरा 2017 में जो कि रोहिणी कमीशन था। अब हम आगे समझेंगे आर्टिकल्स, कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे संविधान में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब यहाँ से हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव शुरू होते हैं। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल 15 और 16 को लेके कि भाई इन सब चीज़ों में है क्या। ये अगर आ जाता है आजकल एग्ज़ाम्स में, ऐसा नहीं पूछता है कि आर्टिकल 15 बता दो क्या है, आर्टिकल 16 बता दो क्या है। अगर हमें रिजर्वेशन को अच्छे से समझना है तो हमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अच्छे से समझना होगा। और ये आर्टिकल अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो बाकी आर्टिकल्स बहुत ही आसान होते हैं उनको समझना। हम पहले आज इन 2 आर्टिकल्स को समझेंगे ताकि इनसे अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। और इनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना केवल एनडीए में, ना केवल सीडीएस में, सीएपीएफ सीएससी के प्रीलिम्स में और पीसीएस के प्री में हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हमारा टारगेट आज का है आर्टिकल 15 और 16 को इस तरह से समझना ताकि हम रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें, और जब भी हम किसी से डिबेट करें तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो प्रूव करने के लिए, हाँ इस आर्टिकल को क्यों लाया गया और कैसे लाया गया। हमने हिस्ट्री समझी, वैदिक को समझा, लेटर वैदिक को समझा, उसके बाद ब्रिटिश टाइम को समझा। हमने फिर देखा कि कैसे जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो कितनी लिस्ट प्रिपेयर की गई, उसके अकॉर्डिंग हमने हर एक चीज़ को समझा। बैकवर्डनेस को कहाँ डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया भी गया है कि नहीं डिफाइन किया गया है, हमने उसे देखा, हमें कमीशंस को देखा, 3 कमीशंस बनाए गए। अब हम आर्टिकल में आ गए हैं और यहाँ से समझेंगे कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। तो आज हमारा सबसे पहला है
आर्टिकल 15 हम पढ़ेंगे आज। आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है? इसमें 5 ग्राउंड है। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड हैं जिन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। पहला चीज, आप अपने नोट्स को उठा लीजिए, पेन को उठा लीजिए, जितने भी पॉइंट्स मैं कहता हूं आप लिखते चले जाइए, और आपका आर्टिकल 15 और 16 कब खत्म हो जाएगा, आपको रिजर्वेशन कब समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के बाद आपको कभी भी रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, आर्टिकल से रिलेटेड, आर्टिकल 15 और 16 से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो हम समझेंगे आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम इन सब को, ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में है, आप पढ़ लेना, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने भाषा में समझाऊंगा। आर्टिकल 15 कहता है कि हम 5 ग्राउंड्स पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और हम कौन? स्टेट कभी भी इन 5 ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और वो 5 ग्राउंड कौन कौन से हैं? रिलीजन के बेसिस पे हम किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि किसका क्या धर्म है। रेस के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कहीं करेंगे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कौन कौन सा है 5 ग्राउंड? पहला आप टॉपिक लिखिए, पहला आपका पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है रिलीजन, रेस, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स, सेक्स कहीं कहीं आ जाता है जेंडर करके, और प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमने ये देखा कि ये आर्टिकल 15 में ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स हैं, ये बात आप लिख लो, क्योंकि आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड्स आ जाते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे देके कंफ्यूज कर देता है कि आर्टिकल 15 में कितने ग्राउंड्स हैं, आर्टिकल 16 में कितने ग्राउंड्स हो जाते हैं। तो हम अभी यहाँ पे आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं जहाँ पे 5 ग्राउंड्स दिए जाते हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ये पहला पॉइंट है। और हम समझेंगे अब आर्टिकल 15(2) क्या कहता है बहुत अच्छे से। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि हम किसी से भी, अभी आपको पहले पता होगा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसी को कुएं के पास नहीं जाने देते थे, किसी को किसी नल पे नहाने नहीं देते थे, दुकान पे उनको घुसने नहीं देते थे। ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटीज़ में होती थी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करना होगा। तो इसी के लिए हमारा पहला आर्टिकल आया 15, जिसमें 15(1) हमने समझा कि जो स्टेट होगा वो किसी से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अब हम समझ रहे हैं आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? आर्टिकल 15(2) ये कहता है कि बेदिंग प्लेस हो, बेदिंग प्लेस हो, और पब्लिक शॉप्स हो, पब्लिक शॉप्स हो, पब्लिक रोड हो, पब्लिक रोड हो, पॉन्ड्स हो, पॉन्ड्स में भी नहीं नहाया दिया जाता था पहले, पॉन्ड्स हो, और वेल्स हो, कुएं हो, है ना, कुएं पे नहीं जाने देते थे ना पहले के जो जमींदार वगैरह थे, बड़े बड़े अपर कास्ट के, ये लोग इन सब चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेट करते थे कि नहीं। तो हम समझेंगे आर्टिकल 15(2) क्यों इंसल्ट किया गया। आर्टिकल 15(2) इसलिए इंसल्ट किया गया कि बेदिंग प्लेस, पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रोड्स, पॉन्ड्स, वेल्स, इन सब पे किसी को भी रोक टोक नहीं होगा, किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं होगा। नो रोक टोक फॉर एनीवन। आर्टिकल 15(2) कहता है बेदिंग प्लेस, पब्लिक शॉप्स, पब्लिक पॉन्ड्स, पब्लिक रोड्स, वेल्स, इन सब पे किसी को आने जाने से, इनके यूज से किसी को नहीं रोका जाएगा। समझ में आई बात? आर्टिकल 15(1) हमने देखा, 5 ग्राउंड्स पर स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। वो ग्राउंड्स थे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 15(2) हमने देखा, जिसमें हमने देखा बेदिंग प्लेस, पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रोड्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ETC, इन सब पे किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अब हम आर्टिकल 15(3) समझेंगे। आर्टिकल 15(3) क्या है? आर्टिकल 15(3) क्या है? ठीक है, आर्टिकल 15(3) हम समझेंगे
जिसमें आर्टिकल 15(3) में ये बताया गया है। अभी देखिए, आपको लगेगा कि अरे सर, हम तो रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं और रिजर्वेशन में ये बताया गया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन देखो आर्टिकल 15(3) क्या कहता है भाई, वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए हम स्पेशल लॉ बनाएंगे। हम कौन, जब मैं हम बोलूँ तो ये समझ लो ये स्टेट या फिर गवर्नमेंट के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ। आर्टिकल 15(3) कहता है कि भाई हम वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बनाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं अरे सर, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, आप तो जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लड़के और लड़की में, आदमी और औरत में आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में वुमेन्स और चिल्ड्रंस, इन दोनों को हमेशा से बहुत दबाया गया है। बच्चों को पढ़ाई करने से रोका गया है, उनको लेबर में लगाया गया है, वुमेन को पढ़ाई नहीं किया जा मतलब उनको पढ़ाई करने से रोका जाता था और बहुत सारी अब्यूज़ उनके साथ होते थे जो भी। और जो पॉलीगैमी, ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उनको उनके साथ की जाती थी। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ही इंसर्ट कर दिया, आर्टिकल 15(3), जिसमें वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट स्पेशल लॉज बना सकता है। जैसे एक स्पेशल लॉ है सेक्शन 498A, जो कि डाउरी का है। अब कोई भी डाउरी केस में अगर आता है, वुमेन जाके अगर पुलिस थाने में कंप्लेन कर देती है कि हमसे दहेज मांगा गया और हमको प्रताड़ित किया गया, तो पुलिस आपसे सबूत नहीं मांगेगी। सबसे पहले जिनके खिलाफ उसने रिपोर्ट दायर की है, पुलिस उठा के ला के पटकेगी और डंडे पे डंडे लगाएगी। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जा उसके बाद कोई भी प्रूफ वगैरह देखा जाएगा कि हाँ भाई कोई प्रूफ है कि नहीं है। ये लॉज थोड़ी फ्लेक्सिबल लॉ है वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए। हमारे लिए तो ऑब्वियसली रिजिड होंगे। तो ऐसे लॉज स्टेट लाएगी वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए, उनका, ताकि उनके सिचुएशन में सुधार किया जा सके, उनकी लाइफ को बेटर बनाया जा सके। ये आर्टिकल 15(3) कहता है। तो हमने फिर से रिवीजन करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, नो कन्फ्यूज़न। आर्टिकल 15(1) 5 ग्राउंड्स बताता है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 15(2) बेदिंग प्लेस, पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रोड्स, पॉन्ड्स, वेल्स, इन सब पे कोई भी रोक टोक नहीं होगा। आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन स्पेशल लॉ हम बनाएंगे इनके लिए और इनकी स्थिति को सुधारेंगे। अब हम आगे चलेंगे। 15(4) आर्टिकल 15(4) बहुत आराम से समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं है और उठिए मत, आज इसको पूरी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्यों इंसर्ट किए गए हैं ये समझ में आए, और इन सारे सब क्लॉज से क्वेश्चंस आते हैं तो एक नोट्स में लिखते जाइए 15(1), 15(2), 15(3). अब हम पढ़ेंगे 15(4). भाई मैं भी जब ये आर्टिकल पढ़ता था तो 15 और 16 में बहुत कन्फ्यूज़न हुआ करता था, भाई 15 और 16 में क्या बताया गया है। तो 15(4) में ये बताया गया है कि जो कॉलेजेस हैं, अब आएगा यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अरे सर कॉलेजेस में सीट नहीं मिलती है, सब कुछ तो रिजर्व है। तो ये आया कहाँ से? तो ये आया है हमारे 15(4) से। कॉलेजेस में रिजर्वेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन 15(4) देता है SC ST OBC के लिए, SC ST OBC के लिए, यानी कि उन कास्ट को जिनको एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, जिनको हमेशा एजुकेशन के लिए पीछे रखा गया, जिनको दबाया गया कि आपको एजुकेशन नहीं मिल सकता है। जब हमारा देश का संविधान बनाया गया तो ऐसे तबके को आगे लाया गया कि आपको कॉलेजेस में रिजर्वेशन दी जाएगी, आप पढ़ाई कीजिए, आप हमारे देश को डेवलप करने में काम आइए। सोचिए ना, एक सोसाइटी है जहाँ पे 100 लोग हैं, वहाँ पे 40 लोग पढ़े लिखे हैं और 60 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उस देश का क्या डेवलपमेंट बहुत तेज होगा? नहीं, क्योंकि वो डेवलपमेंट में 40% ही, जो तुम्हारे 40 लोग हैं वही काम आ रहे हैं, वो 60% पीछे रह जा रहे हैं। हमारे देश ने ये किया कि उन 60 में से हमको सबको एजुकेशन लाइन पे लाना है, सबको रिजर्वेशन देनी है, सबको आगे ले जाना है, लोग पढ़ाई करें, यानी कि ये जो लोग हैं इन पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को समझें और हमारे देश के विकास में भागीदारी करें। तो पब्लिक कॉलेजेस में रिजर्वेशन लाया गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े बड़े ब्लैक पेन से लिख लो, 15(4) में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो सरकारी कॉलेजेस में दिया गया है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? SC ST OBC को दिया गया है। एक और सवाल यहाँ पे आता है, क्या OBC को रिजर्वेशन संविधान जब हमारा बना तब से था?
जी नहीं, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है 1991 से, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कौन किया था? वीपी सिंह, तब के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 15(4) कब इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 15(4) फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से 15(4) हमारा इंसर्ट किया गया। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आर्टिकल 15(4) जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से किया गया। ये आया हमारा रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। बस हम ये बात को बहुत ध्यान से रखना है कि आर्टिकल 15(4) जो है वो पब्लिक कॉलेजेस में रिजर्वेशन की बात करता है, यानी कि सरकारी कॉलेजेस में रिजर्वेशन होगा। ठीक है, 15(4) हमने समझा। हम फिर से एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। 15(1) 5 ग्राउंड, 15(2) वेदिंग प्लेस, पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रोड्स, पॉन्ड्स, वेल्स, 15(3) वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज हम बनाएंगे, उनको उनकी स्थिति को सुधारेंगे। 15(4) में क्या आता है? पब्लिक यानी कि सरकारी कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलेगा। किसको किसको मिलेगा? SC ST OBC को मिलेगा। 15(4) किस अमेंडमेंट से लाया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से लाया गया। 15(4) में रिजर्वेशन क्या ओबीसी को पहले से था? जी नहीं, ओबीसी को रिजर्वेशन 1991 से मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 15(4) स्पेशली पब्लिक कॉलेजेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। तो आप कहेंगे सर प्राइवेट कॉलेजेस? जी हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस, ये देखिए सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने क्या क्या प्रावधान किए हैं। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ओके, अब हम आगे देखेंगे 15(5) समझेंगे। 15(5) इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अभी हम यहाँ पे नहीं आए हैं, अभी हम रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं। 15(5) ठीक है। 15(5) हम 15(5) में देखेंगे कि हमने देखा कि ठीक है, कॉलेजेस जो सरकारी कॉलेजेस है उसमें रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारे देश में, हमारा देश आज़ाद होने के बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी बने जहाँ पे ये रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं था। उन्हीं को एडमिशन मिलता था जिनके पास पैसे थे, जो अपर कास्ट के लोग थे उनको एडमिशन दिया जाता था। तो यहाँ पे बोला गया कि नहीं, आपको कुछ सीटें इन SC ST OBC के लिए रिजर्व रखनी पड़ेंगी। और इसके लिए हमने अपने संविधान में आर्टिकल 15(5) को इंसर्ट किया। आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? आर्टिकल 15(5) कहता है, आर्टिकल 15(5) आर्टिकल 15(5) प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन की बात करता है। और ये आर्टिकल 15(5) आया कहाँ से? आर्टिकल 15(5) 93rd अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट 2005 से ये आया। 2005 से ये आर्टिकल 15(5) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। हमने देखा आर्टिकल 15(5) प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलेगा। और ये आर्टिकल किस अमेंडमेंट से आया? 93rd अमेंडमेंट 2005 से आया। हो गया, हमने आर्टिकल 15(4) समझा सरकारी कॉलेजेस में, आर्टिकल 15(5) समझा जो कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन की बात करता है, SC ST OBC की। ओके, अब हम समझेंगे आर्टिकल 15(6). आर्टिकल 15(6), और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप बैक करके देखिएगा, आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बस ध्यान लगा के एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए बस। अब हम समझेंगे आर्टिकल 15(6). आर्टिकल 15(6) बात करता है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब हम बात करेंगे कि सर ये 50% वाला मामला और ये 10% और दे रहे हैं रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये सब क्या है, ये सब क्यों है? तो जो सिंसियर एस्पिरेंट हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारे
SC, ST, OBC के अलावा भी कुछ कास्ट हैं जिनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, जिनके घर के बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको पैसों की दिक्कत होती है और पैसों की दिक्कत के कारण किसी की पढ़ाई रुके, ये बहुत ही दुख की बात है। तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने 15(6) आर्टिकल 15(6) कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया ताकि ऐसे लोग जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा सके। तो ओबीसी को तो 27% रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया। और ये 15(6) आया किस अमेंडमेंट से? ये आया था 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट से आया था। और ये हुआ कब था? 2019 में इसको लाया गया। हम यहाँ पे किसी भी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम सच और गलत की बात नहीं करेंगे। मैं रिजर्वेशन के बहुत पक्ष में भी हूँ और मैं रिजर्वेशन के बहुत अगेंस्ट में भी हूँ। अब आप इन सब आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद अपने दिमाग से सोचिए कि ये आर्टिकल के एक एक क्लॉज क्यों लाए गए, एक एक क्लॉज का मतलब क्या है और ये एक एक क्लॉज हमें किस तरह से बेनिफिट करते हैं। आप एक एस्पिरेंट है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता ही आपको आगे ले जाती है। तो आप किसी से डिबेट मत कीजिए कि आर्टिकल अच्छा है या आर्टिकल बुरा है। आप आर्टिकल को पढ़िए, आप रिजर्वेशन को समझिए, तब आप कहिए कि रिजर्वेशन अच्छा है या रिजर्वेशन बुरा है। तो ठीक है, हम आगे समझते हैं। अब आ गए हैं हम 16 पे। कहाँ आ गए हैं? 16 पे, आर्टिकल नंबर 16। ये सारा हमने दे दिया है ऊपर PDF और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे कि यार आर्टिकल 16 शुरू होते ही कहता है भाई इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक, जब भी बात पब्लिक आए तो आप समझ जाइए सरकारी की बात हो रही है, प्राइवेट से तो हम समझ ही जाएंगे कि वो प्राइवेट की बात हो रही है। आर्टिकल 16 शुरू होते ही कहता है इक्वालिटी रहेगी, जैसे आर्टिकल 15 शुरू होते ही कहता है भाई इक्वालिटी रहेगी और अंत तक हमारी रिजर्वेशन का सिस्टम आ गया। 15 देखिए ना, बहुत ध्यान से समझिए, ये हंसने की बात भी है और हंसने हंसने से आपको याद भी हो जाएगा कि अरे सर आर्टिकल 15 एक शुरू हुआ कि भाई इक्वालिटी रहेगी, 5 ग्राउंड बताए गए कि स्टेट इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) भाई रिजर्वेशन दे रहा है ना। और यहाँ पे आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भाई अगर किसी को सरकारी नौकरी मिलती है उसमें इक्वालिटी होगी, है ना, इक्वालिटी करेंगे। अब यहाँ पे हम ग्राउंड समझेंगे। जैसे 15(1) में ग्राउंड था, वैसे ही 16(1) में ग्राउंड है। 16(1) में ग्राउंड है, ठीक है। हाँ, अब हम समझेंगे आर्टिकल 16(1). मैंने बोला था ये सब लिखना है। कितने ग्राउंड्स हैं? 7 ग्राउंड्स हैं। यहाँ पे जो पुराने ग्राउंड्स थे हमने देखा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए हो। यहाँ पे ऐड होता है डिसेंट एंड डोमिसाइल। डिसेंट और डोमिसाइल, भाई ये दोनों वर्ड को समझ लो। पॉलिटी में वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसेंट का मतलब आपका ओरिजिन कहाँ पे है। जैसे कोई अफ्रीका का आदमी है, वो 14 साल में से जो 11 साल है वो यहाँ पे रहा और 1 साल यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रह के भारत के नागरिकता के लिए बाय नेचुरलाइजेशन अप्लाई करता है और वो भारत का सिटीजन बन जाता है। तो क्या हम उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपना सिटीजन मांग के कोई रिजर्वेशन देंगे? जी नहीं। अब वो हमारे देश का सिटीजन बन चुका है, उसका ओरिजिन कहाँ का है, हम उससे लेना देना हमें नहीं है। यानी कि डिसेंट का मतलब ओरिजिन है और डोमिसाइल का मतलब रेसिडेंस है। आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे रहते हो।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आर्टिकल 16(1) बताता है 7 ग्राउंड है जिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, डोमिसाइल। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आर्टिकल 15(1) और 16(1) में कितने ग्राउंड्स हैं और कौन कौन से 2 ग्राउंड्स आपको एक्स्ट्रा रटने हैं वो देख लीजिए। बाकी 5 ग्राउंड दोनों के सेम हैं, डिसेंट और डोमिसाइल। डिसेंट का मतलब ओरिजिन आपका कहाँ से है, डोमिसाइल मतलब आप रहते कहाँ पे हो, आपका रेसिडेंट कहाँ पे है। आगे समझते हैं। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 15(2) है ना। 15(1) क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन। 15(2) क्या है, अपना 7 ग्राउंड्स बताया गया है। हाँ, 15(1) जो है वो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ऑन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया। 15(2) हमारा 7 ग्राउंड्स हो गया। और 15(3), अब हमारा आर्टिकल 15(3) है। हमने देखा 16(1) देखा, स्टेट जो होगा भाई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16(2) क्या कहता है, 16(2) कहता है कौन कौन से ग्राउंड है। 16(2) ग्राउंड्स बताता है। हमने पढ़े 7 ग्राउंड्स। 7 ग्राउंड्स आपने लिख लिया होगा, मुझे आशा है, नोट करते जाइए। अब हम पढ़ेंगे 16(3). कौन सा, 16(3), जिसमें हम बात करेंगे कि क्या रेसिडेंस, क्या डोमिसाइल बेसिस हो सकता है रिजर्वेशन के लिए। आपको क्या लगता है? तो ये बात सही है, बेसिस हो सकता है। जो रेसिडेंस होता है वो बेसिस हो सकता है। क्या कोई स्टेट ऐसा कर सकता है कि वो उसी स्टेट के लोगों को नौकरी दे? जी हाँ, इसी को तो रेसिडेंस बेसिस पे रिजर्वेशन बोलेंगे, है ना। ये सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, ये रिजर्वेशन नहीं। हाँ, कोई स्टेट अपने ही लोगों को नौकरी दे, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। बस इसके लिए आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको मतलब स्टेट को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर पार्लियामेंट ने कह दिया कि आप दे सकते हो तो स्टेट अपने ही लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डाल सकता है। जैसे हरियाणा ने किया था, क्या वो लीगल था? जी नहीं, वो इलीगल था। अगर उसके डिसीजन को लीगल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से परमिशन दिलानी पड़ेगी, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। वो आर्टिकल 16(3) में है, रेसिडेंस बेसिस हो सकता है आपको अपने ही स्टेट के लोगों को नौकरी देने के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। जी हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ध्यान से इनको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये 16(3) में बोला गया है कि जी हाँ, रेसिडेंट डोमिसाइल बेसिस हो सकता है, बस उसके लिए हमें पार्लियामेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। स्टेट अगर पार्लियामेंट से परमिशन लेके अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है जिसमें वो अपने स्टेट के लोगों के लिए ही नौकरी का प्रावधान करता है तो वो ऐसा कर सकता है। बिना पार्लियामेंट के परमिशन के वो ऐसा नहीं करेगा। अब आगे समझेंगे कि हाँ, तो 16(3) में मैं लिख देता हूं यहां पे रेसिडेंट। क्या हो गया, रेसिडेंट। ठीक है, हम समझेंगे अब आर्टिकल 16(4). ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ते जाइएगा। हमने देखा 16, हमने 16(1) देखा, हमने 16(2) देखा। 7 ग्राउंड्स देख लीजिए, 7 ग्राउंड्स मैं बता रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, आप इससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 16(2) हो गया, 16(3) हो गया, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। ये देखिए, मैं यही बातें आपको समझा रहा हूँ, ये बातें आप नोट करते जाइए। आपको लगेगा कि ये भाई पहला इनका क्लास है तो ये क्या सही पढ़ाएंगे या गलत पढ़ाएंगे। जी नहीं, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँगा सही चीज़ें बताऊँगा, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें बताऊँगा, और मैं ऐसी पॉलिटिक्स नहीं बताऊँगा जिससे आप रिजर्वेशन पढ़ने के बाद आपसी दोस्तों में आप जाके जंग छेड़ दो। आप उनको बोलो भाई आप जाके आर्टिकल पढ़ो, बहसबाजी बाद में करना। बहसबाजी करना है तो जाइए आप न्यूज़ चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे डिबेट करने वाले लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे अमेरिका के लोग आते हैं, है ना। अमेरिका के लोगों से बहुत सारे लोगों को कुछ जोक याद आ गया हो गया, मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। तो आप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे 16(4), आर्टिकल 16(4), ये रहा 16(4), रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब हम ये पढ़ेंगे रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। 16(4) क्या बताता है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट
सर्विसेज। आ गया ना रिजर्वेशन 16(4)? देख लीजिए चालू हो गया कि नहीं रिजर्वेशन 16(4)? क्या अभी तक हमने 16 में रिजर्वेशन पढ़ा? हम 16(4) से रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। 16(1), 16(2), 16(3) हमने देख लिया। 16(4) जैसे वहाँ पे 15(4) आते ही शुरू हो गया था ना रिजर्वेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वैसे ही 16(4) रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। आ गया? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 16(4)A। 16(4)A, 16(4) क्या है? रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 16(4)A। 16(4)A ये रहा। ठीक है। 16(4)A। 16(4)A क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझेंगे। 16(4)A बहुत अच्छी चीज़ है। 16(4)A को समझ लेंगे। ये थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, केवल यहाँ पे अवेयर स्टूडेंट ही इसे समझ पाएंगे। जो पढ़ते वक्त मूंगफली खा रहा है उसको ये समझ में नहीं आएगा, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा उसका। ठीक है। 16(4)A। 16(4)A। 16(4). ठीक है। 16(4)A ये बातें दो चीज़ों की करता है। पहला, रिजर्वेशन, रुकिए मैं सही से लिखता हूं क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी है। 16(4)A। ठीक है। हम इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। 16(4)A दो चीज़ों की बात करता है। 16(4)A दो चीज़ों की बात करता है। पहला क्या बात करता है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है। ठीक है। और दूसरा बात करता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की। भाई ये बात सुन के हवा ना उड़ाना कि अरे सर ये क्या बोल दिया। ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की। ठीक है। प्लेस नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात। ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आर्टिकल 16(4)A। बहुत ध्यान से समझिएगा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन केवल SC ST को है। रिजर्वेशन जो प्रमोशन में है वो केवल SC ST को है, ये बात आप समझ लीजिए। अब हम समझेंगे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी होती क्या है। सर ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है आप बताइए। जी हाँ, मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाता हूँ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है क्या। रिजर्वेशन छोड़िए, ये आर्टिकल 15(5) है, हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को समझने जा रहे हैं। तो ये है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। यहाँ पे समझ लेते हैं। हाँ, तो हमारा ये है आर्टिकल 16(4)A। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है हम 16(4)A पढ़ रहे हैं, हम सेकेंड टर्म पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आता है टर्म। चलिए मान लीजिए कि कभी सीट आई किसी वैकेंसी में, सॉरी, ये मान लिजिए A B C और D हैं, D E कर देते हैं। ये दोनों हैं जनरल के, ये EWS के है ना, मैं E लिख देता हूँ। ये SC के, ये ST के। ठीक है, समझ में आया। और एक बना देते हैं भाई, नहीं तो OBC वाले भड़क जाएंगे भाई, ये OBC। ठीक है। ठीक है, ये हो गया OBC के। ठीक, अगर चार हर जगह से, जैसे ये 4 पद हैं जो कि रिजर्वेशन जो कि प्रमोशन होने हैं। अब ABCDEF ये सब लोग एक साथ किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, किसी नौकरी को। अब इनमें में से रिजर्वेशन होना, प्रमोशन होना है। प्रमोशन की सीट कितनी है? 1 2 3 4। जनरल में से भाई A और B में से हमने मान लो B को भेज दिया। यहाँ पे C इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, 1 सीट इसको दे दिया गया, ये हो गया। अब देखिए SC और ST में, ठीक है, एक इसमें भी आप ऐसा करो ना कि EWS में 2 2 लोग कर लो, तब ज़्यादा सही रहेगा। कितने कितने लोग? 2 2 लोग। यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे। ठीक है। SC में भी 2 लोग थे जिसमें से 1 लोग गए। ठीक है, 1 लोग यहाँ पे आए गए,
रुक जाओ, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ, नहीं तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाना भी चाहता हूँ। ध्यान से देखिए और अच्छे से मैं बताता हूँ। A B C D E F G, ओके। ये दो हो गए जनरल के, ये दो हो गए SC के, ये दो हो गए ST के, ठीक है, और ये हो गया OBC, ठीक है, OBC, ओके। ये हमारे कुछ पद हैं जिन पे प्रमोशन होना है। AB में से B चला गया, इसका प्रमोशन हो गया। SC में से D चला गया, जिसका प्रमोशन हो गया। EF में से E का प्रमोशन हो गया, और G में से, चलो G एक ही है तो G का प्रमोशन हम करा देते हैं, ठीक है। देखिए इन सब ने तो एक टाइम पे ज्वाइन किया। अब क्या A B का जो होगा वो जूनियर हो जाएगा, जो C होगा वो D का जूनियर हो जाएगा, जो E होगा वो F का जूनियर हो, मतलब जो F होगा वो E का जूनियर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। समझ में आई बात? यानी कि इसमें एक जो ज्वाइनिंग थी वो तो एक टाइम की थी, लेकिन जो हमारा प्रमोशन हुआ वो किसी एक का हो गया और दूसरा उसका जूनियर बन गया, तो ये होती है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ठीक है। इसमें बहुत दिमाग मत लगाइए, इसको इसी तरीके से समझ लीजिए। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। हमने देखा कि आर्टिकल 16(4)A में रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC ST का ही होना है। कॉन्सिक्वेंशियल में सीनियरिटी में जो भी प्रमोशन नॉर्मली होता है उसमें किसी एक का हो जाता है, कोई दूसरा छूट जाता है, वो उसका जूनियर बन जाता है, और ज्वाइनिंग सबकी एक ही टाइम की होती है। जैसे आप और आपके दोस्त हो, किसी पद पे आपके दोस्त का प्रमोशन हो जाए, आप उसके जूनियर हो जाते हो, आपको लगेगा कि हम तो यार एक ही टाइम पे एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, ये मेरा सीनियर हो गया, मैं इसका जूनियर हो गया, इसी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। दैट्स इट, इतना सिंपल है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है आपको। आर्टिकल 16(4)B क्या है? आर्टिकल 16(4)B, आर्टिकल 16(4)B हम देखेंगे। आर्टिकल 16(4)B, 16(4)B ये होता है कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, चलो कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग, यानी कि बैकलॉग को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग, ठीक है। यानी कि अब इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 16(4)B कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग होता क्या है? जैसे 2023 में आई, 2023 में आई कितनी वैकेंसीज? 2023 में आई 100 वैकेंसीज। इसमें से हम देखेंगे 40 किसकी आई? जनरल की, ठीक है। 30 किसकी आ गई? SC की, ठीक है। 20 किसकी आ गई? ST की, और 10 किसकी आ गई? OBC की। मान लीजिए ये सब केवल एग्जाम्पल है, ठीक है। ऊपर नीचे ये सब मत कहिएगा सर ये सर 27% रिजर्वेशन ये क्या 10 ये सब नहीं, एग्जाम्पल की तरह हम लोग ले रहे हैं, ओके। एग्जाम्पल में हमने देखा कि इतनी इसकी सीट आ गई। अब हम देखेंगे कि जो 30 सीट है इसमें से SC का जो सीट भरा वो केवल 20 भरा, ठीक है, और जो यहाँ पे ST हैं वो 10 भरा। अब ये क्यों सीटें नहीं भरी गई उसका कोई अपना कारण हो सकता है कि जैसे भाई जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था वो रहा होगा, जो मिनिमम कट ऑफ इतना तो पाना ही है वो 30 हो। भले ही कोई एक बच्चा टॉप कर गया हो लेकिन उसका मिनिमम कट ऑफ नहीं आया है, तो क्या उसका एडमिशन होगा? जी नहीं, उसका एडमिशन नहीं होगा, उसको मिनिमम कट ऑफ तो उतना पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 20 सीटें भर गई और 10 सीटें भर गई, कितनी खाली रह गई? इसमें 10 सीटें खाली रह गई और इसमें एक ही का समझो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम केवल SC का समझ रहे हैं। इसमें 20 सीटें भरी गई और 10 सीटें खाली रह गई, इसमें 20 सीटें भरी गई और 10 सीटें खाली रह गई। अब हम देखेंगे कि 2024 में जो वैकेंसीज आएंगी, 2024 में जो वैकेंसी आएगी वो आनी चाहिए थी 100। 2024 में जो वैकेंसी आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 100, लेकिन क्या अभी 10 सीट जो पीछे छुटी हुई है SC की वो क्या अभी बाकी है? जी हाँ, अभी वो बाकी है। और इसमें मान लो SC की सीट आनी थी 30 सीट,
तो ये 10 सीट अब इस 10 सीट में जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा 40। और अब टोटल वैकेंसी जो आनी थी 100, अब वो आएगी 110, क्योंकि ये वाला जो 10 सीट है वो इसमें जुड़ गया। अब ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए कि 2023 में जो सीटें आई थी वो 100 सीट आई थी एससी का, हम केवल एक ही कैटेगरी का उठा रहे हैं, आप किसी का भी उठा सकते हो। उसमें जो रिजर्व सीटें थी एससी एसटी ओबीसी के लिए, हमने उसमें केवल एससी का उठाया है। उसमें सीटें थी 30, उसमें से जिसमें 20 सीटें भरी गई, 10 सीटें खाली रह गई। 2024 में 100 सीटें आनी थी, इसमें से 30 सीटें मान लीजिए आनी थी एससी के लिए, लेकिन अभी 2023 की 10 सीटें तो पड़ी हुई हैं, उस पर भरा नहीं गया है। तो अब जो सीट आएगी, जो वैकेंसीज आएंगी वो 110 आएगी, क्योंकि ये 10 इसी में ऐड हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम अपने इंडिंग की तरफ है, ठीक है। आर्टिकल 16(5) समझेंगे, आर्टिकल 16(5) समझेंगे, ठीक है। ये आप पीडीएफ वगैरह अपना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 16(5) कहता है रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूट। भाई क्या रिलीजियस, अब देखिए ना, ग्राउंड क्या था, रिलीजन के बेसिस पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, एकदम रिजर्वेशन समझना आसान है। जैसे हमने समझा आर्टिकल 15 क्या था, 1-2 था, जिसमें हमने ग्राउंड समझे थे और डिस्क्रिमिनेशन समझा था कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। वहाँ पे हमने देखा वुमेन्स के लिए स्पेशल लॉज बनाए गए, है ना। क्यों बनाया गया ये बात समझना जरूरी है। वैसे ही 16(5) बनाया गया, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। क्यों बनाया गया, रिलीजन को रिजर्वेशन का आधार क्यों बनाया जा रहा है, जब ग्राउंड्स डिफाइंड है कि इनके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो अब देखिए क्यों का जवाब। क्या अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिलीजियस शिक्षाएं दी जाती हैं, पढ़ाना संस्कृत है, क्या वहाँ पे किसी मौलवी को दिया जा सकता है सीट, यानी कि उनको टीचर बनाया जा सकता है? देखिए बनाया तो जा सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि संस्कृत का ज्ञान किसी संस्कृत टीचर यानी कि ब्राह्मण को या फिर उससे जुड़े हुए हिंदू धर्म को हो सकता है ज़्यादा ज्ञान हो सकता है संस्कृत हिंदू का कोई ऐसा आदमी जो उसी रूट से जुड़ा हो, वो संस्कृत को अच्छे से पढ़ा पाए। हो सकता है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हमें कोई रिलीजन का शिक्षा देनी हो, वहाँ पे किसी मौलवी की ज़रूरत हो, किसी मोहम्मडन की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसके बारे में अच्छे से जानता है ना। जैसे आर्मी जो आता है, आर्मी में जो टेम्पल वगैरह है ना, उसमें वैकेंसीज आती हैं, क्या उसमें कोई ऐसा लिया जाता है? बिल्कुल, रिलीजियस बेसिस पे उनकी पुजारियों की नियुक्ति होती है ना। तो हम वही बात कर रहे हैं, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिलीजन का शिक्षा हमें देना है, वहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन केवल उसी कास्ट के लोगों को दे सकते हैं। ये बात रिजर्वेशन के अंतर्गत 16(5) बताती है कि जी हाँ, रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सर्विस दे सकते हैं। ओके, 15(5) कंप्लीट धार्मिक इंस्टीट्यूशन में। ओके, समझ लिया। अब हम समझेंगे 15(6). 15(5) हमने देख लिया, 15(6) ठीक है। 15(6) हमें क्या बताता है? 15(6) बताता है इंसर्टेड बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 EWS। अब भाई, अब आप कहोगे सर EWS को 10% रिजर्वेशन वहाँ भी तो मिला था 15 में, लेकिन वहाँ पे जो मिला था वो कॉलेजेस मिला था, सरकारी कॉलेजेस में, है ना, प्राइवेट कॉलेजेस में। यहाँ पे जो रिजर्वेशन 16(6) में EWS को 10% रिजर्वेशन दी जा रही है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दी जा रही है। दो बातें बहुत अच्छे से समझ लो। जो 15 है वो कॉलेजेस की बात करता है, यानी कि 15(4) जो बात करता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करता है, 15(5) जो बात करता है वो प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता है, 15(6) जो बात कर रहा है वहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहा है कि इनको दी जानी चाहिए। और ये जो 15(6) है जिसमें EWS को 10% रिजर्वेशन दी गई है, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दी गई है। ओके, हम देखेंगे 16(6) EWS को 10% रिजर्वेशन 103rd अमेंडमेंट से मिला, 2019 में मिला। ओके, और ये बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में EWS को रिजर्वेशन देना। तो दैट्स इट। हमको बस दो बातें समझनी है। 15 जो है वो कॉलेजेस की बात करता है, 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन। ओके, गवर्नमेंट में जो है ना, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें रिजर्वेशन की बात 16 आर्टिकल करता है, और कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन मिलता है उसकी बात
15 करता है। हमने आपको सब क्लॉज पढ़ा दिए हैं, सब क्लॉज को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपने इन सारे आर्टिकल को एक बार इस पीडीएफ से पढ़ के रिवाइज कर लिया, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी कमीशंस पढ़नी है, कोई भी और आगे आपको पढ़ना है कि सर आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझा दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा, मैं उस आर्टिकल को लूँगा और ऐसे ही धीरे धीरे एक एक वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आपको देखकर आपके एग्जाम्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। जैसे चैनल का नाम ही कॉन्सेप्ट कैबिनेट है, और मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को उन इंसानों के साथ, उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो अभी भी रिजर्वेशन को लेके डाउट में है कि रिजर्वेशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहाँ दिया गया है, कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, और आर्टिकल को पढ़ना कैसा चाहिए। आर्टिकल को अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, मैं अभी पॉलिटी की क्लासेस ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक जैसे आप बताते जाएंगे मैं उस टॉपिक की क्लासेस लेता जाऊँगा। फिर मैं अभी एनसीईआरटी भी कंटिन्यू करूँगा, एनसीईआरटी भी मुझे पढ़ानी है। मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊँगा और आपको तरीका बताऊँगा कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। अब आप ये वीडियो अगर आप पूरा देख चुके हैं, आप इसका नोट्स बना लीजिए, आप रिवीजन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और भी दोस्तों के पास सेंड कीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्प हो सके। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो गई हों तो वो भी बताइएगा ताकि मैं सुधार कर सकूँ। ये मेरा पहला वीडियो था और मैं चाहूँगा कि फीडबैक आप मुझे ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद।